कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के ऊपर। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी एक लेक्चर के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इसी पोएम के बारे में, इसका टेक्सचुअल एनालिसिस किया था हम लोगों ने, और बायोग्राफी देखी थी मौलाना रूमी की, और उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर थीम्स डिस्कस की थी। और आज के लेक्चर में हम लोग इसकी पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, साथ इसकी समरी देखेंगे, और साथ एक्चुअली में रूमी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि उन्होंने बात क्या की है इस पोएम के अंदर। हम लोग बायोग्राफी इनकी देख चुके हैं, तो हम लोगों को इनकी नेचर का थोड़ा पता चल गया है। तो अगर जिसने ये लेक्चर सेकंड लेक्चर देख रहा है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो वो जाकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेम स्लाइड्स हैं, टेक्सचुअल एनालिसिस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, बिल्कुल वही स्लाइड्स हैं। आज हम लोग सिंपली उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर तमाम लेक्चर हम लोग मीनिंग्स वगैरह देख चुके हैं, और अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में बात हो क्या रही है। तो हम लोगों ने देखा था कि इस पोएम में बात हुई है लव के बारे में। इस पोएम में मौलाना रूमी ने दो लवर्स की बात की है, दो लवर्स की लव की शिद्दत को बताया है, और उसके साथ साथ एक मोहब्बत कितनी संगीन हो सकती है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, उसके मुतालिक बताया। अब वो मोहब्बत यहाँ इस पोएम में मैन और उसकी गॉड के साथ है, उसकी मोहब्बत। स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये पोएम है। मौलाना रूमी के अकॉर्डिंग लव एक इबादत है, वो प्योर है और रूह को पाक करने वाला वेपन है। इस पोएम में मौलाना रूमी ने बेसिकली एक इंसान की उसके क्रिएटर से मोहब्बत और लगाव के बारे में बताया कि वो कैसा होना चाहिए और वो जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं है। न्यू रूल, इसका मतलब न्यू सूफीज़म, न्यू लॉ, न्यू लव है। जैसे रमज़ान आता है तो इबादत ज़्यादा हो जाती है, इंसान का ताल्लुक़ उसके रब से ज़्यादा हो जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। जो आम दिनों में इबादत नहीं होती वो रमज़ान में होती है। तो रमज़ान हमारी रूह को दोबारा से रीन्यू करने आता है, पाक करने आता है। सिमिलरली न्यू रूल एक अपकमिंग, एक नया पैशन, नया जज्बा यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मौलाना रूमी। वो एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का इस पोएम में। दूसरों के लिए लव कैसा होता है, उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को कपड़ों से लगाव है, उनकी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं कपड़ों से। किसी को गाड़ियों से लगाव है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है गाड़ियों की। किसी को ज्वेलरी के साथ लगाव है, गोल्ड वगैरह, डायमंड वगैरह। तो हर बंदे की मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है। मोहब्बत का लेवल हर एक के लिए डिफरेंट होता है। मगर यहाँ मौलाना रूमी ने एक न्यू कंसेप्ट हम लोगों को बताया है। उनके लिए मोहब्बत इबादत है, स्पिरिचुअलिटी है। अपने रब से मोहब्बत होनी चाहिए जिसका फ़ायदा भी हो। बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो सब फ़ानी हैं, आपको एक ना एक दिन छोड़कर जानी ही है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, अपने रब से मोहब्बत, वो इमोर्टल है। आप मर सकते हैं पर आपकी मोहब्बत नहीं, और मरने के बाद भी आपकी सोल ने आपके रब से रीयूनिफिकेशन ही करनी है। तभी तो एक लाइन में कहा भी है मौलाना रूमी ने कि लवर अनअफ्रेड ऑफ डेथ होता है, क्योंकि डेथ जो है वो यूनियन का सबब है उसके अपने लव से। फ़िलॉसफी का ये एक कॉमन और पॉपुलर एस्पेक्ट है कि जिस चीज़ की आपको तलाश ना हो वो चीज़ आपके पीछे खुद ब खुद आती है। गोल्ड माइनर्स को देख लें, उनको सदियां लग जाती हैं तब उन्हें चंद ग्राम जाके सोना मिलता है। मगर जिस शख्स को सोने की अहमियत और उसके मुतालिक कुछ इल्म ना हो, उसे पत्थर की सूरत में भी सोना मिल जाता है। जब आपका एम गॉड और उसकी मोहब्बत हो और आपके हेवनली गोल्स हों, तो दुनिया के बादशाहों की प्रॉपर्टी आपके कदमों में आ पहुंचती है। जब भी आप एक हायर गोल को अचीव करना चाहते हैं तो लोअर लेवल की चीज़ें आपके रास्ते में एज ए डिस्ट्रैक्शन आती हैं, जिन्हें हो सकता है कुछ लोग अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर चाहते हो, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होती है। किसी का फेंका किसी के काम आता है। जिस शख्स को हीरे की ज़रूरत ना हो वो उसे अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाता है। आप और मैं अगर उस हीरे को देख लें तो वो वहीं पकड़ के बैठ जाएंगे। डेथ इज़ द रूल ऑफ लाइफ माय फ्रेंड। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू रूमी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लव जो इंसान और खुदा के दरमियान पाया जाता है, उसके हसूल के लिए ये मटेरियलिस्टिक या अर्थली पीस, मटेरियलिस्टिक लव, मॉर्टल एब्स्ट्रैक्ट्स आपके रास्ते में एज ए डिस्ट्रैक्शन आते हैं। मौलाना रूमी की पोइम से ये बात वाज़ह होती है दैट ही इज़ रिलेंटलेस, फियरलेस, एंड एट द सेम पॉइंट ही इज़ संक इन हिज सेल्फ लव। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स मोहब्बत करे और ख़ुद गर्ज़ ना बने। ये इश्क की खसूसियत है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाता है। ये बात की बात है कि वो इश्क हकीकी है या मजाजी। रूमी के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि उसे मौत से डर नहीं लगता।
اور یہ بات رومی کے لیے نہیں، ہر ایک درویش صرف بندے پر لاگو ہوتی ہے۔ صوفی ازم کا ایک رخ فقر کی جانب مڑتا ہے۔ فقر سے مراد بھی درویش صرف لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ جینے کی پرواہ نہ مرنے کی پرواہ، بلکہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مرنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ چونکہ رومی بھی ایک درویش تھا تو اسے بھی اس دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ اسے موت کا ڈر بھی نہیں تھا، بلکہ اگر موت ہوتی تو اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان، محبوب یعنی خدا کے درمیان حائل پردہ بھی اٹھ جانا تھا۔ لہٰذا ایسے فقر اختیار کرنے والے لوگ اس دنیا میں جس حال میں بھی رکھے جائیں خوش رہتے ہیں۔ وہ اپنے خدا سے عشق میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ نہ انہیں درد کا احساس ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے بدن سے بو آتی ہے، نہ بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی بادشاہ کے دیے ہوئے انعامات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہیں خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کے محبوب یعنی خدا نے ان کی سوچ سے بڑھ کر ان کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ اگر ہم اسے میٹیریلسٹک لو کی ٹرمز میں لے کر آئیں یا پھر عشق مجازی سے اس کو ریلیٹ کریں تو اگر آپ نے عشق کو ایکسپیرینس کیا ہے تو اپنے محبوب کے پاس آپ بلا وجہ ہی پازیٹیو وائبس کو محسوس کریں گے۔ بھلے گھر والوں سے کتنی ہی لڑائی ہوئی ہو آپ کی، یا کینٹین والے سے کتنا ہی جھگڑا ہوا ہو آپ کا، یا پروفیسر سے کتنی ہی ڈانٹ پڑی ہو، اس بندے کی ایک اسمائل ہی آپ کا موڈ بالکل چینج کر دے گی۔ جنہوں نے ابھی تک یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ان کے لیے مائی کنڈولنسز۔ بٹ ٹینشن نہ لیں، میں اپنے لیکچر کو صرف ایک ایگزامپل سے ریلیٹ نہیں کروں گی، ٹوٹے ہوئے دل والے اور سنگل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میرے پاس ایگزامپلس ہیں، مگر یہ بتانا ہوگا کہ سنگل کون ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آج کل 98% لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو کنگریٹس، یو آر امنگ دا 2% پاپولیشن ہو اسٹل ہیو ٹو بریک آؤٹ آف دیئر شیلز۔ جس طرح ہم نے عشق مجازی کی ایگزامپل بات کی جو ہو سکتا ہے 2% ویورز کو سمجھ نہ آئی ہو، اسی طرح عشق حقیقی میں بھی بات ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا خدا آپ سے ملنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنا خیال آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ فار مسلمس، آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ رات کو دیر سے سونے کے باوجود صبح تہجد ٹائم آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، مینس کہ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ کی بات سننا چاہتا ہے۔ اگین مائی کنڈولنسز فار دوز جو جلدی سو کر بھی فجر تک کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ تو سملرلی یہی حالت رومی کی ہے، خدا کا اس کو خدا سے قریب کرنا ہی اس کی پوری دنیا ہے۔ اس دنیا سے باہر اب اسے بے شک دنیا کا پیس ملے، ایکسٹیسی ملے، یونٹی ملے یا ٹینڈرنیس ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مزید رومی کو کیونکہ پتہ تھا کہ عشق الفاظ میں سمانے والی چیز نہیں ہے تو اس نے عشق کی فیلنگ کو ایک اور فیلنگ سے ریلیٹ کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کنٹیکسٹ کے مطابق جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی ٹیکسچوئل انالیسس کے اندر ڈرنکرڈز کی، کہ انہوں نے لور کو ایک ڈرنک پرسن کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ جس طرح ایک ڈرنک پرسن اپنی ڈرنکس کی لمٹ تک پہنچنے کے بعد اپنے دماغ سے پورا غافل ہو جاتا ہے اور دل سے پورا پیور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ اسے بولنے لگ جاتا ہے، بعد میں جب اپنے ہوش میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا بول دیا۔ سملرلی لور کو بھی وہ ایسے ہی ریکلیس کہہ رہے ہیں۔ ایک کنٹروورسی بھی ہے کہ ڈرنک انسان واپس اپنے ہوش و حواس پا سکتا ہے، مگر ایک عاشق، اس کے لیے یہ کام مشکل یا شاید ناممکن ہے۔ مزید ان کی پوئٹری میں ہمیں ایک اور فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اب تک جو بات اپنی اسپرچویلٹی کے حصول کے بارے میں کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے مینٹور کا سہارا لیا۔ جو لائن ہے نا، ٹیک مائی ہینڈ اینڈ لیڈ می ٹورڈ اسپرچویلٹی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہی کانٹ افورڈ گیٹنگ ایسٹریٹ، کہ وہ بھٹکنا نہیں چاہتا۔ دیٹس وائی ہی سیڈ ڈونٹ لیٹ می ہارمڈ، ٹیک مائی ہینڈ۔ فار رومی لو بیکم گاڈ اینڈ بیانڈ۔ رومی اپنی ارلی لائف میں ایک آرڈینری پرسن تھے، بٹ ان کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب ان کا مقصد زندگی چینج ہو گیا، اور یہ اس وقت ہوا جب ان کی ملاقات پہلی مرتبہ شمس التبریز سے ہوئی۔ شمس التبریز اسپرچویلٹی کے فالوور تھے اور درویش صفت انسان تھے۔ ان کی اس صفت کا رومی پر اتنا اسٹرانگ ایفیکٹ ہوا کہ انہوں نے بھی اپنے مینٹور کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اسپرچویلٹی کو اڈاپٹ کر لیا۔ رومی اپنی پوئٹری میں فریکوینٹلی شمس التبریز کو مون یا سن کہہ کے بلاتے تھے۔ سن کو وہ اس طرح یوز کرتے تھے کہ ایز اے سمبل آف انلائٹنمنٹ، اور مون کو وہ ایسے یوز کرتے تھے کہ ایز اے سمبل آف دیٹ پرسن ہو ریفلیکٹس دا لائٹ آف گاڈ۔
शम्सुल तब्रेज़ से मिलने के बाद वो ख़ुद को कहते हैं कि गेट अप एंड गिव द सोल अ ग्लास ऑफ वाइन। वाइन का मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर वाइन जो है ये बता रही है सोल को, सिंबल है एक सोल का, स्पिरिचुअलिटी का। उसके अलावा वाइन को हम इंटॉक्सिकेशन, लव का भी सिंबल ले सकते हैं कि क्योंकि शम्सुल तब्रेज़ के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी का उन्होंने स्टार्ट करना है जो उन्हें उनके गॉड के साथ रीयूनियन करवाएगा। तो इस तरह स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही वो मूव कर रहे हैं। उसके अलावा जो लाइन है यहाँ पर कि मोमेंट हैज़ कम टू जॉइन द नाइटिंगेल इन द गार्डन, यहाँ पर वो सिमिली यूज़ कर रहे हैं कि जैसे एक बुलबुल गुलाब के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उसे एक क्रेविंग हो रही होती है उस गुलाब के पास जाने की, इसी तरह रूमी को, उनकी सोल को यही क्रेविंग है गॉड के साथ रीयूनियन के लिए, या उस पर्सन के साथ रीयूनियन के लिए जो उनको गॉड की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। उसके अलावा लास्ट लाइन्स में रूमी साहब क्या कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका मेंटोर यानी शम्सुल तब्रेज़ उनको गाइड करें और उनको सीधा रास्ता दिखाएं और उनकी सोल को एक बेटर शेप दें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करती है। आप इसी तरह उसको हासिल कर सकते हैं जब बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग हो, आपकी सोल जो है वो वीक ना हो। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी सोल को बेटर शेप दी जाए, मैं एक वीक सोल के साथ अपने सफ़र का आगाज़ नहीं करना चाहता। तो ये पूरी पोइम के अंदर बात हुई है, ये इस तरह पोइम थी और आप लोगों को आई होप सो अब क्लियर हो गई होगी। जिन लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर टेक्सचुअल एनालिसिस करते हुए कुछ चीज़ें समझ आई थी और कुछ नहीं आई थी, अब होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने सेम स्लाइड्स रखी हैं ताकि साथ साथ आप लोगों को पुरानी बातें भी रिपीट होती रहें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। हम लोगों ने समरी को भी एक्सप्लेन कर लिया और क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लिया, थीम्स भी डिस्कस कर ली, टाइटल सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर ली, सब कुछ डिस्कस हो गया। ये वाला लेक्चर और पिछले वाला लेक्चर मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रूमी साहब की ही अलग एक और पोइम देखेंगे, द स्टोन आई डाइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रूमी साहब की बायोग्राफ़ी को देख लीजिएगा एक दफ़ा फिर, क्योंकि आपको पता है कि उनकी बायोग्राफ़ी हम लोगों को पता होगी तो स्टोरी को समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा, उनकी नेचर हम लोगों को पता होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।